हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वेब्स एजुकेशन। स्टडी वेब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल में दिख ही रहा होगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय मैपिंग, मैप के द्वारा हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लेक्चर होगा ये 30 से 40 मिनट्स हो सकता है। अमूमन 30 मिनट्स या 30 से लेस करके हम इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी। और यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है वो वन डे एग्जाम जो आपके वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं उस तरह से आपको यहाँ पर फॉर्म में किया जाएगा। हम डिटेल में अपन इसको नहीं पढ़ रहे हैं, बस जनरली जो चीज़ें फेमस है, जो ज़्यादा याद रखने लायक होती है, हम उन्हीं चीज़ों का डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं। मैं ऐसा कहूँ कि यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो आई नो मैं इस बात को नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये नॉर्मली एग्जाम्स के लिए है। आप इसको पढ़ सकते हैं, अपने नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। माई सेल्फ आशुतोष टेलर, ये मेरा ब्रीफ इंट्रो है और स्टडी वेब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले वर्ल्ड का मैप होता है। वर्ल्ड का मैप जो है आपको, ये हमारा प्यारा भारत, ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है और प्यारा भारत के साथ में उसके पड़ोसी देश है। सबसे पहले ज्योग्राफी के अंदर अगर हम बात करने जाएं तो चीज़ें बनी कैसे या हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पूरा आपको मैप दिख रहा है, ये जो पूरा आपको मैप दिख रहा है, ये मैप जो है यहाँ पर कुछ जगह तो यहाँ पर स्थल मंडल है और कुछ जगह यहाँ पर जल मंडल है, जिसे हाइड्रोफोमिक हाइड्रोस्फेयर और कह सकते हैं और लिथोस्फेयर कह सकते हैं। दोनों चीजों में बटा हुआ है। हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर है जो दो तरह के पृष्ठ क्षेत्रफल हैं पृथ्वी के। ठीक है ना, पूरी पृथ्वी राउंड है, उसके अंदर जो पृथ्वी है वो 51.1 करोड़ किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैली हुई है। और उसके साथ में अगर देखा जाए तो स्थल मंडल जो है वो 14.8 करोड़ किलोमीटर फैला हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज हम देखें, पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी की बात के लिए हम पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल बताएंगे। यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल को 51.1 बताया है यहाँ पर टोटल किलोमीटर। और उसके अंदर स्थल मंडल जो पहला आता है वो स्थल मंडल होता है लिथोस्फेयर, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास में हाइड्रोस्फेयर जल मंडल, क्योंकि दो ही है, स्थल मंडल जहाँ पर हम लोग रहते हैं और हाइड्रोस्फेयर जो यहाँ पर पानी की अधिकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, एरिया जो रहता है वो एरिया जो यहाँ पर रहता है वो स्थल मंडल का रहता है 14.8 करोड़ किलोमीटर। और यहाँ पर जल जो है हमारे पास में हाइड्रोस्फीयर जो है उसका एरिया जो रहता है वो रहता है यहाँ पर 36 करोड़ किलोमीटर। और यहाँ पर देखा जाए तो स्थल मंडल जो कुल पृथ्वी का 29% भाग पर यहाँ पर क्या है, स्थल मंडल है। और यहाँ पर 71% भाग पर क्या है, जल मंडल है। तो दोनों यहाँ पर अपने अपने जगह पर है। स्थल मंडल जो है वो पृथ्वी का 1/3 भाग है, 1/3 मतलब 1/3 भाग है। और जल मंडल जो है वो यहाँ पर हमारा 2/3 भाग है। और यहाँ पर स्थल मंडल में अगर हम देखें तो हमारे महाद्वीप आ गए, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। ऊपर से नीचे वाले क्रम में अगर मैं देखूं तो इसे मैंने इस तरह से बोला है। ठीक है, जल मंडल के अंदर जाएं, हाइड्रोस्फीयर में जाएं तो हमारे पास में ओशियंस आएंगे। पूरे ओशियंस में यहाँ पर देखा जाए तो ये तीनों ओशियंस जो हैं वो लमसम 90% यहाँ पर कवर करते हैं पूरी पृथ्वी को। ठीक है ना, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्टिक महासागर। आर्टिक महासागर को अभी दो महासागरों में अलग बताया जाता है, दक्षिणी आर्टिक और उत्तरी आर्टिक। ऑब्वियसली यहाँ पर अलग अलग तरीके के यहाँ पर डिस्कशन रहते हैं। ये हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि पृथ्वी का निर्माण किस तरह हुआ। अभी हमने ये स्फेयर बताए थे, बोला था मैंने, तो मैंने दो ही स्फेयर का नाम लिया था। ठीक है ना, लिथोस्फेयर और यहाँ पर मैंने, ठीक है ना, लिथोस्फेयर लिया था। लिथोस्फेयर के बारे में मैंने बताया और यहाँ पर हाइड्रोस्फेयर के बारे में। बायोस्फेयर जल के अंदर जो भी जीव जंतु रहते हैं या जो एरिया जो बनाया जाता है उसको लिथोस्फेयर कहा जाता है। जियोस्फेयर जहाँ पर ज्योग्राफिकली जो भी हम एरिया देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी जो होती है, हमें जैव विविधता या फिर वनस्पति, वो सारी चीजें आएगी वो जियो स्फेयर में आ जाएगी। और ऑटोस्फेयर जो हमारे वायुमंडल को बोला जाता है, वायुमंडल में जो गैसें वगैरह जो होती है वो हमारी ऑटोस्फेयर में आ जाएगी। तो यहाँ तक आई होप ये एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि सारी चीजें किस तरह अपने आप में एक ज्योग्राफिकली यहाँ पर नेचर से साथ कनेक्ट की गई है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर अल्फ्रेड वैगनर जो थे, अल्फ्रेड वैगनर जो थे, उन्होंने यहाँ पर 1900 अल्बर्ट वेलफ्लर जो है उसका उनका मैं बता देता हूँ। अल्बर्ट वैगनर जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने
12 से 1915 के अंदर इस तरह की थ्योरी दी थी कि हमारी जो पृथ्वी है उसका निर्माण किस तरह से हुआ है। और ये सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले ये जो थे ये जलवायु विशेषज्ञ थे या वैज्ञानिक थे, जलवायु वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ऐसा बताया था कि हमारी पृथ्वी किस तरह से निर्मित हुई है, ठीक है ना। इन्होंने बताया था और अपनी एक पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ, इनकी पुस्तक का नाम कभी काफी चर्चा में रहता है, द ओरिजिन ऑफ कंटेंट ऑफ ओशियंस, द ओरिजिन ऑफ कंटेंट ऑफ ओशियंस। तो ये इसका यहाँ पर बुक थी, इनके अंदर इन्होंने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? तो इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी एक गोल थी उसे एक पेंजिया बताया था। क्या बताया था? पेंजिया बताया था। और पेंजिया के दो टुकड़े हुए थे। तो मैं यहाँ पर एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी जो थी वो क्या थी, एक पेंजिया थी, एक पेंजिया थी। और पेंजिया के दो टुकड़े हुए, तो एक बना लोटेशिया या फिर अंगारा लैंड जिसे बोला गया है। इंग्लिश में ज़्यादा सही याद रहता है, लिखा हुआ भी अंगारा लैंड ही रहता है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, या तो अंगारा लैंड बोल दीजिएगा उसको। और एक जो टुकड़ा हुआ था, दो टुकड़े हुए थे, तो एक जो टुकड़ा हुआ था वो गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। इस तरह से हम इसको शॉर्ट में से कर सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के भी, इनका दोनों का जब विभाजन हुआ तो बीच में एक तैटिस सागर बना था, तैटिस सागर, ठीक है, तैटिस सागर बना था। ये इन्होंने बताया था, किसने? अल्बर्ट वैगनर ने बताया था कि पहले एक पृथ्वी पेंजिया थी, पेंजिया का वहां पर थोड़ा सा चेंजेस आया तो उसमें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में दो टुकड़े हुए और बीच में जो रहा था वो तैतीस सागर रहा था। और अब इसके अंदर जब डाइवर्जेशन हुआ तब इन दोनों से जो बनने वाला जो हमारा द्वीप था वो द्वीप बना था उत्तरी अमेरिका। वो मैं आपको उससे डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे बनी थी। उत्तरी अमेरिका और यहाँ पर यूरेशिया वो हिस्सा था जो यूरोप और एशिया से मिला हुआ था, ठीक है ना। यूरोप और एशिया से मिला हुआ यूरेशिया, ठीक है, और एशिया, ठीक है, यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों से मिलकर बना हुआ। और गोंडवाना लैंड जो था वो बचे हुए जो भी थे हमारे, उनको यहाँ पर बनाया गया था, तो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। और साथ में हमारा यहाँ पर आ गया था अफ्रीका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद आ गया था हमारा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और लास्ट वन जो रहता है हमारा वो होता है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। ये यहाँ पर डाइवर्जेंस जो हुआ वो हमने यहाँ पर आपको बताया। तो हमने सबसे पहले यही कहा था कि भाई अल्फ्रेड वेगनर जो थे वो एक जलवायु विशेषज्ञ थे या वे वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी ओरिजिन ऑफ कंटेंट ऑफ ओशियंस। उसके अंदर यहाँ पर ये डिस्कस किया गया था कि एक पृथ्वी एक पेंजिया थी, पेंजिया से दो टुकड़े हुए, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, और बीच में एक तैतीस सागर भी विद्यमान था। अंगारा लैंड से जो बनने वाले थे उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, और गोंडवाना लैंड से दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत। ये जो टुकड़े हुए थे वो इस तरह से हुए थे। तो ये हमने जो अभी मैंने बताया वो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है कि यहाँ पर गोंडवाना लैंड और लोटेशिया, ठीक है ना, जिसे अंगारा लैंड बोला गया, और ये तैतीस सागर, ये इस तरह से हमारा कुछ डाइवर्जन हुआ, ठीक है ना। पृथ्वी का इक्वेटर जो रहती है ये लाइनें बताई हुई है हमारी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। यहाँ तक की चीज आई होप आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से गोंडवाना लैंड बना और किस तरह से अंगारा लैंड बना और किस तरह से ये जो डायग्राम है ये डाइवर्जन को बता रहा है। ये देखिएगा, ये जो अभी का जो रशिया है वो इस तरह से टूटा हुआ था, ठीक है ना। ये इस तरह से आपको ये सारा डायग्राम के थ्रू ही बताया जा रहा है, तो कोई इशू नहीं है। पर मैं इसको एक बार फिर भी ब्रीफली आपको पॉइंट आउट करके बताया। ये जो है ये हमारा अभी का उत्तरी अमेरिका, ये जो हिस्सा अभी भी आप देख रहे हो ना, ये जो अभी आप देखते हो डायग्राम देखोगे तो आपको पता चलेगा ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ये जो है डायग्राम के थ्रू बताया जा रहा है, ये है अटलांटिका। देखिए ये अभी अपन देखेंगे पूरे डायग्राम में तब आपको दिखेगा ये अटलांटिका, ये ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से टुकड़े हुए हैं। ये आपका इंडिया इस तरह से,
ओके, तिब्बत भी साथ ही है, ठीक है ना, ये इस तरह से। तो इस तरह से ये ब्राज़ील, ये आपका दक्षिण अमेरिका, ये आपका दक्षिण अमेरिका, ये इस तरह से डायग्राम आ रखे हैं। और ये अफ्रीका आ गया आपका, ठीक है ना, ये अफ्रीका आ गया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और ये रशिया, चाइना। ये इस तरह से आपको यहाँ पर डाइवर्जन हुआ था और ये यहाँ पर स्प्लिट होकर फिर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुए। तो ये हमारी पूरी स्ट्रेटेजी जो दिखाई गई, किस तरह से इंडिया बना, किस तरह से अफ्रीका बना, साउथ अफ्रीका बना, अटलांटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और ये सारी चीज़ें किस तरह से फैली, वो यहाँ पर आपके सामने सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गई है। तो सबसे पहले हमने बताया कि पेंजिया था, पेंजिया से गोंडवाना लैंड, तैतीस सागर, तैतीस, और यहाँ पर हमारा ये हमारा दोनों चीज़ें यहाँ पर बनी। तो हमने यहाँ पर देखा कि तैतीस सागर बना, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड, दोनों चीज़ बनी। और ये इस तरह से किस तरह से ये चेंजेस आए और उसके बाद में इस तरह की पृथ्वी हमारी बनी, ये सारा यहाँ पर डाइवर्जन बताया गया। तो हम पहले टॉपिक में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला हम जो लेने चल रहे हैं वो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका हम यहाँ पर पहला डिस्कशन जिस पे कर रहे हैं। आज ज्योग्राफिकली हमने ये पढ़ा कि भाई हम किस तरह से यहाँ पर निर्माण हुआ, और अंटार्कटिका का सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अंटार्कटिका का डिस्कशन क्यों करेंगे? बिकॉज दिस की ये चीज़ सबसे ठंडी चीज़ है, कम बायोडाइवर्सिटी है, कम जैव विविधताएं हैं, कम यहाँ पर याद रखने के बिंदु रहते हैं। तो हम इसको सबसे पहले ही डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, ये पहले इसमें डिस्कस करने की स्ट्रेटेजी है। तो ये जो है एक निर्जीव या निर्जन महाद्वीप है, यहाँ पर लोग बहुत कम के माती रहते हैं। निर्जन महाद्वीप कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर लोगों की रहने की, क्योंकि यहाँ पर तापमान जो होता है वो माइनस में चला जाता है, माइनस में रहता है, तो यहाँ पर सरवाइव करना बहुत कठिन रहता है। तो ये एक निर्जीव निर्जन महाद्वीप कहा जा सकता है। इसी के साथ में अगर इसका देखा जाए तो 98% यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिमछंद है। मतलब कहने का मतलब है कि श्वेत महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो 90% क्या होता है, बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ से 90% बर्फ से ढका हुआ है। और इसे क्या कहा जा सकता है, श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप भी इसे क्या कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप। तो श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। और यहाँ पर और चीज देखी जाए तो यहाँ परिवर्तनशील महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि बर्फ का तूफान ये पर्वतों को और सब चीजों को क्या कर देता है, चेंज करता रहता है। तो ये पर्वत परिवर्तनशील भी यहाँ पर कहा जाता है। इसको रेड ले लेता हूं मैं थोड़ा सा आपको समझाने के हिसाब से। इसमें वैज्ञानिकों ने अपने क्या किया है कि विज्ञान को यहाँ पर समर्पित है, तो इसे विज्ञान समर्पित अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर सभी देशों ने बना रखे हैं। इंडिया ने भी अपने अनुसंधान केंद्र बना रखे हैं, तो वैज्ञानिकों को समर्पित है ये, ठीक है ना। और सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो ये नाम आप लिख लीजिए, ये नाम बहुत आईएमपी है कि सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की, तो कैप्टन जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक ने यहाँ पर की थी। तो कैप्टन जेम्स कुक, ईयर याद रख लीजिएगा 1773 ईस्वी में कैप्टन जेम्स कुक ने इसकी खोज की थी। और मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति अगर कहा जाए, ये तो खोज करता थे, कौन थे, खोज करता, मुख्य भूमि पर उतरने वाला पहला व्यक्ति अगर पहले व्यक्ति की बात की जाएगी तो पहला व्यक्ति जो होगा विलियम शॉनसेन, विलियम शॉनसेन। ठीक है, शॉनसेन जो है, शॉनसेन ये जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर कदम रखा या फिर भूमि पर पहला कदम रखा था। और अगर इसी तरह दूसरा व्यक्ति जाए तो कैप्टन जॉन डेवी, दूसरा सेकंड पर्सन जो थे वो थे कैप्टन जॉन
डेविस। ओके, कैप्टन जॉन डेविस जो थे वो यहाँ पर दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर कदम रखा था। और अगर इस पे देखा जाए तो अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति जो था रामचरण दास था। प्रथम भारतीय व्यक्ति इंडियन मैन रामचरण दास। रामचरण दास जो था वो पहला व्यक्ति था जो अंटार्कटिका के महाद्वीप पर पहुंचा था, पहला व्यक्ति था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। अब यहाँ पर ध्रुवों की भी बात की जाती है तो ये छोटा सा थोड़ा सा आइडिया है, आपको ले लेना चाहिए कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला, ठीक है ना, दक्षिण ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति, ठीक है, ये वर्ल्ड में मतलब पूरे संसार में पहला व्यक्ति था एडमसन जो थे वो थे। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति अगर कहा जाए तो भारतीय व्यक्ति का नाम में आ जाएगा डॉक्टर गिरिराज सिरोही। डॉक्टर गिरिराज सिरोही जो थे वो भारत के पहले व्यक्ति थे जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। ये हमने यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है। इंट्रोडक्शन के बाद अगर हम इस चीज को आगे की तरफ चलें तो यहाँ पर कुछ इसकी फिजिकली यहाँ पर अगर पोजीशन को देखा जाए या फिर इसकी भौतिक स्थिति को देखा जाए तो भौतिक स्थिति सबसे महत्वपूर्ण रहती है। तो भौतिक स्थिति में अब यहाँ पर दो तीन चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ऊपर से अगर सैटेलाइट से देखा जाए तो ये इस तरह का नॉर्थ पोल पर घूमता हुआ दिखेगा आपको। तो इस तरह की स्थिति हमारी ध्रुव पर है, इसलिए इस तरह की स्थिति होती है। बाकी आप अगर उसको मानचित्र को अगर खोलकर अगर इस तरीके से देखेंगे तो आपको ये इस तरह से ऊपर वाले एरिया में दिखेगा। ये जो है नीचे वाले में भी रहता है कुछ कुछ एरिया में, ठीक है ना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं वापस, क्योंकि यहाँ तक जो हमने पढ़ा है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार वापस पढ़ लेते हैं। महाद्वीप और महासागर के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 51.1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पर देखा जाए तो स्थल मंडल, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर दो तरह के होते हैं। लिथोस्फेयर जो होता है वो 14.8 करोड़ किलोमीटर के अंदर है, एरिया है, और 29% यहाँ पर पृथ्वी का भाग है पृथ्वी के अंदर, ठीक है ना। 1/3वां हिस्सा है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, ये सारी चीजें यहाँ पर आती है। और अगर जल स्फेयर में देखा जाए, हाइड्रोस्फेयर में देखा जाए, जलमंडल में देखा जाए तो 36 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पर इसका एरिया है। 31% यहाँ पर भूभाग पर यहाँ पर ये फैला हुआ है और 2/3वां हिस्सा पृथ्वी का यहाँ पर है। और यहाँ पर देखा जाए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्टिक महासागर, आर्टिक को उत्तरी और दक्षिणी दोनों में चेंज कर दिया जाएगा। स्फेयर के बारे में बताया था, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, जियोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर, ये सारी हमने यहाँ पर पढ़ी। फिर पृथ्वी जो थी, एक अल्बर्ट वेगनर का नाम पढ़ा था, वो जलवायु विज्ञानी थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी ओरिजिन ऑफ कंटेंट ऑफ, ठीक है ना, ओशन। और इसके अंदर इन्होंने इस चीज का डिस्कस किया था कि भाई पृथ्वी क्या है, एक पेनिजिया थी, पेनिजिया के अंदर दो टुकड़े हुए, क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, लोटेशिया जिसे कहा गया था। और लोटेशिया के बीच में जो था वो टेथिस सागर था, और लोटेशिया से बनने वाले उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया था, और गोंडवाना लैंड से दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है ना। इस तरह से हमने इस डायग्राम को समझा। ये 200 मिलियन ईयर्स एगो की कहानी है जिसे हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। और फिर ये भी बताया कि भाई किस तरह से डाइवर्जन हुआ तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर टूट के अलग हुई। वो सारी चीजें बाद में बनी, पर उससे पहले क्या बनी, ये सारी चीजें बनी, और किस तरह से कौन कौन सा एरिया टूट के गया वो भी हमने यहाँ पर डायग्राम में बताया। ये सारा प्रोसेस जो चला था, इस पृथ्वी को रियल अभी जो मैप है वो कैसा बना है, वो इस तरह से बना है। फिर हमने अंटार्कटिका के बारे में पढ़ा।
अंटार्कटिका के बारे में हमने क्या पढ़ा कि अंटार्कटिका एक निर्जन महाद्वीप है। निर्जन महाद्वीप है, 98% बर्फ से ढका हुआ है, श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। और यहाँ पर जो देखा जाए तो सर्वप्रथम खोज किसने की थी? कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, 1773 में की थी। मुख्य भूमि पर उतरने वाला पहला व्यक्ति, तो पहला व्यक्ति हमने शॉर्ट में याद रखा विलियम शॉन्स। विलियम शॉन्स के बाद में अगर कहा जाए कि भारत दूसरा व्यक्ति कौन था, तो जॉन डेवी थे 1821 के अंदर। और उसके बाद में अगर कहा जाए भारत का पहला कौन था, तो रामचरण दास थे। रामचरण दास के बारे में मैंने आपको व्हाइट स्क्रीन पर लिखकर बताया था, ठीक है ना, व्हाइट स्क्रीन पर लिखकर बताया था, वो कोई नहीं उसमें चला गया। अब उसके बाद में हमने पढ़ा था कि भारत के अंदर जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति एंडरसन, और दक्षिणी ध्रुव पर भारत का पहला पहुंचने वाला व्यक्ति तो यहाँ पर आया था गिरिराज सिरोही जो थे वो यहाँ पर पहुंचने वाले थे। अगर इसका मैप के द्वारा अगर हम देखें तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको इस पर एक मैप बना भी देता हूँ, तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर अपने हिसाब से इसमें बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। ये इस तरह का डायग्राम है, ये थोड़ा नीचे वाला एरिया गोल रहता है इसमें। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी के अंदर देख लेंगे, ये बना हुआ है हमारे पास में। अब यहां से अगर आप देखें तो हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ज्योग्राफिकली यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है, स्थिति है, उसे देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर कुछ आयरलैंड, कुछ ऐसी चीजें हैं, सागर है। सबसे पहले हम सागर को देखते हैं। सीज जो है, ये देखिए पहला नाम जो लिखा हुआ है, ये इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, वेडेला सागर, ठीक है ना, वेडल सागर कहा सकते हैं, नो, ठीक है, वेडल सागर है, वेडल, ठीक है, वेडल सागर है, वेडल सागर यहाँ पर जो स्थित है वो इस जगह स्थित है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये वेडल सागर की स्थिति में आता है। और यहाँ पर ये जो वेडल सागर, और इसी के जस्ट नीचे ये जो ऊपर की तरफ था ये वेडल सागर था। ये जो नीचे वाले एरिया में है, यहाँ पर भी एक सागर है, रॉस सागर, ठीक है। क्योंकि हमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, हमें बहुत खास चीज़ें पढ़नी है जो बार बार पूछी जाती है और जिनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। रॉस सागर है, ठीक है ना। दो सागर हमने पढ़े, सबसे पहली चीज, दोनों सागर, वेडल सागर, रॉस सागर, वेडल सागर, रॉस सागर। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला जब डायग्राम लिया था ना, यहाँ एक पर्वत श्रृंखला लिखी हुई है, देखिएगा पर्वत श्रृंखला लिखी हुई है, और पर्वत श्रृंखला को यहाँ पर इस तरह से डिनोट किया गया, ये देखिए, ठीक है। ये जो पर्वत श्रृंखला है, ट्रांजिटिव अटलांटिक रेंज, जिसे क्वीन मोड और पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये एकमात्र पर्वत श्रृंखला है जो अंटार्कटिका में स्थित है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ज्योग्राफिकली डायग्राम के अंदर अगर हम देखेंगे, वैसे मैंने इसमें ले रखा है, कोई इशू नहीं है, फिर भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जो है ये यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है वो साउथ पोल है, साउथ पोल अपना जो पृथ्वी का साउथ पोल है वो यहाँ पर स्थित है, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। साउथ पोल यहाँ पर स्थित है, दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर स्थित है, ये यहाँ पर इसने डिनोट कर रखा है। दो चीजें हमने देखी, सागर देखे, सागर के बाद एक माउंटेन रेंज देखी, और माउंटेन रेंज के अंदर एक सबसे ऊंची चोटी जो है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट वीनस मैसिफ जो है वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, किसकी? ट्रांजिटिव अंटार्कटिक रेंज की,
तो यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आई। अब ये जो हिस्सा है, आपको ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है कुछ इस तरीके का, एज लाइक दिस, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है पूर्णतः ये हिस्सा क्या है, पूर्णतः क्या है, बर्फ मुक्त क्षेत्र है, बर्फ मुक्त क्षेत्र, बर्फ मुक्त क्षेत्र है। बर्फ मुक्त क्षेत्र को इन्होंने एक नाम दिया है पमार का पठार प्रायद्वीप, पामर प्रायद्वीप इसे कहा गया है। और ये है पामर प्रायद्वीप, पामर प्रायद्वीप नाम इसे पामर प्रायद्वीप दिया गया है। और ये जो है ये बर्फ से मुक्त है, मतलब यहाँ पर लोग रह सकते हैं, बाकी कोई एरिया में रहने की संभावना है नील के बराबर है। जा सकते हैं, ट्रेवल करके वापस आ सकते हैं, रहने की बात यहाँ पर नहीं कही जा सकती है। तो ये पामर प्रायद्वीप है जहाँ पर लोग स्टे कर सकते हैं। तो हमने दो चीज पढ़ी। और यहाँ पर अब नीचे की तरफ अगर हम आएंगे, अब हम थोड़ा किनारे की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक मैत्री, इंडिया की तरफ से यहाँ एक हमारा भारतीय अनुसंधान केंद्र है मैत्री, ठीक है। इंडिया के याद रख लेते हैं क्योंकि इंडिया की ही चीजें पूछी जाएगी, तो इंडिया के हैं। और यहाँ पर मैत्री आ गया, दक्षिणी ये जो आ गया है, ये आ गया हमारा दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री नाम यहाँ पर याद रखना है आपको। यहाँ पर एक अनुसंधान केंद्र भारत का बना हुआ है जिसे दक्षिणी गंगोत्री कहा गया है। यहाँ पर इसी के पास में एक मैत्री नाम से भी है, मैत्री, ठीक है। मैत्री नाम से भी यहाँ पर एक भारत का क्या है, मैत्री नाम से भी यहाँ पर भारत का एक अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, ठीक है। गंगोत्री, मैत्री, और इंडिया का जो एक नया अभी बनाया गया था वो यहाँ पर है, देखिएगा, जिसे नाम दिया गया है लार्मन हिल्स, लार्मन हिल्स नाम से रखा गया है। लार्मन हिल्स जो है उसे में देखा जाए तो इंदिरा चोटी, जिसका नाम अब बदलकर भारती रख दिया गया है, ठीक है। ये जो था लार्मन हिल्स, इंदिरा चोटी या फिर भारती, ये यहाँ पर अनुसंधान केंद्र होते हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यहाँ पर रिसर्च की जाती है, तो इसलिए अनुसंधान केंद्र, क्योंकि यहाँ पर कोई रहता नहीं है तो अनुसंधान केंद्र ही खोले गए हैं। तो यहाँ से हम देखें तो ये सारा स्ट्रक्चरल फॉर्म में आता है। एक और माउंटेन है यहाँ पर रेंज, उसको भी यहाँ देख लेते हैं। ये माउंटेन रेंज यहाँ स्थित है। यहाँ जो माउंटेन रेंज स्थित है, माउंटेन इरबस नाम की माउंटेन रेंज यहाँ पर स्थित है। तो ये विश्व का दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है। ये इस माउंटेन के अंदर क्या है, विश्व का दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, विश्व का दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी। अब इसके अंदर अगर ओशियंस की बात की जाए, अब हम थोड़ा ओशियंस भी देख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ तक आए हैं तो हमें ओशियंस भी देख लेने चाहिए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो होगी मैं वर्बली आपको बोलकर बता दूंगा, क्योंकि ये डायग्राम्स के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो हम एक और डायग्राम आगे ले लेंगे। तो यहाँ पर अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जिसको आप देखिएगा कि हम इन सब चीज़ों के अंदर, तो यहाँ तक आपने जितना पढ़ा आपको समझ में आया, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं यहाँ पर इस साइड में अटलांटिक ओशन रहता है, और जस्ट उसके ऊपर वाली साइड में इंडियन ओशंस, चारों ओशंस हैं, देखिए पैसिफिक ओशंस, और ये जो हम देख रहे हैं ये हमारे पास में ओशंस, 3 ओशंस जो हैं इसको कवर्ड करते हैं आपस में, पैसिफिक ओशंस, इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन, तीनों ओशंस इसको कवर अप कर रहे हैं। तो ओशंस के बारे में भी पढ़ लिया, माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पर इससे किसका हिस्सा बताया गया है, अगर हम देखें तो हमने क्या कहा था कि भाई गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड 2 तरह के बने थे। तो हमारे यहाँ पर ये जो हिस्सा हुआ है ये गोंडवाना लैंड से हुआ है। तो किसका महाद्वीप का हिस्सा है, ये गोंडवाना लैंड का 5वां महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है,
5th महाद्वीप है। किसका? गोंडवाना लैंड का। तो यहां पर मैं लिख देता हूं गोंडवाना लैंड का 5वां महाद्वीप, गोंडवाना लैंड का 5th महाद्वीप। ठीक है, 5th महाद्वीप है। पामर महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर बर्फ से मुक्ति रहती है कुछ महीनों के लिए, जो वर्ष के कुछ महीनों के लिए बर्फ से मुक्ति रहती है। तो हमने यहाँ पर एक पामर महाद्वीप के बारे में भी पढ़ा। नाम लिख रहा हूं मैं, आप इसको रिवाइज करेंगे, बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पामर महाद्वीप, पामर प्रायद्वीप, पामर प्रायद्वीप के बारे में पढ़ा था क्योंकि यहाँ पर बर्फ नहीं रहती है। ठीक है ना। इसके बाद में एक पॉइंट और पढ़ा, अटलांटिक का उत्तरी ध्रुव, उत्तरी पश्चिमी भाग जो है वहां पर एक सागर पाया जाता है। तो एरिया वाइज देख लेता हूं मैं कि उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी इन द सेंस की नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वेडल सागर जो है वो यहाँ पर हमने पढ़ा, वेडल सागर पढ़ा। और उसके नीचे की साइड में जब आते हैं तो दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं। तो दक्षिण पश्चिम में एक और सागर है, दक्षिण पश्चिम रॉस सागर। दो सागर के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है ना। जो आईएमपी चीजें वही हम शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखे रहे हैं, ये ताकि आपको याद रह सके। ठीक है ना। डायग्राम के थ्रू रहे या फिर हम इसे करें, दोनों चीजों से रह सकते हैं। अब रॉस सागर का नाम हमने पढ़ा है। तो रॉस सागर में यूनेस्को द्वारा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट के लिए यहाँ पर समुद्री जीव जैव संरक्षण के लिए एक क्षेत्र जिसे क्या बोलते हैं इसको, मरीन बायोस्फीयर, मरीन बायोस्फीयर घोषित किया है। एक एरिया है रॉस सागर के अंदर जो है वो एक एरिया है, वहां पर यूनेस्को ने, यूनेस्को ने क्या किया है, एक एरिया को क्या बताया है, मरीन बायोस्फीयर, मरीन बायोस्फीयर बताया है। और मरीन बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। क्योंकि यहाँ पर रिजर्व किस लिए घोषित करते हैं कि कुछ जो भी हमारी प्रजातियां होती है वो लुप्त होने के कगार पर होती है, तो उनको बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए यहाँ पर उसे मरीन बायोस्फीयर घोषित किया है। अब यहाँ पर एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, नाम आते ही आपको ट्रांस अंटार्कटिका नाम की यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है, जिसे रेंज कह सकते हैं आप। ठीक है ना। रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, जो हमने आपको डायग्राम के अंदर बताया ही था। यहाँ पर साउथ पोल है, ट्रांस यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है। और इसकी सबसे अंटार्कटिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी यही है, मतलब एक ही है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी यही है। ठीक है ना। इससे ज्यादा लंबी कोई है नहीं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर कहा जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो होगी, सबसे लंबी बोल दो, नहीं सबसे ऊंची ही बोल सकते हैं। सबसे ऊंची चोटी जो होगी वो मैंने बताई थी आपको, सबसे ऊंची चोटी जो होगी माउंट वीनस। ठीक है ना। माउंट को शॉर्ट लिख देता हूं, माउंट वीनस मैसिव जो है यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है। ये हमने शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करी। अब इसके अंदर एक सक्रिय ज्वालामुखी भी था जिसका डिस्कशन हमने यहाँ पर किया था। तो सक्रिय ज्वालामुखी के लिए भी हम यहाँ पर, चलिए इसी के आगे एक वो ले लेता हूं मैं, प्लेन। ठीक है ना। सक्रिय ज्वालामुखी भी था। सक्रिय ज्वालामुखी क्या था, सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बता देते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी का नाम जो है वो यहाँ पर आपको, सक्रिय ज्वालामुखी का नाम जो हमने बताया था आपको, वो बताया था दक्षिणतम बिंदु पर स्थित था, इरेबस नाम से था। दक्षिणतम बिंदु पर। ठीक है ना, इरेबस। ठीक है, इरेबस नाम से दक्षिणतम ज्वालामुखी भी स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी अभी भी वो चलता है। दक्षिणतम ध्रुव पर अंटार्कटिका के बिल्कुल मध्य में स्थित है। दक्षिण ध्रुव जो है वो बिल्कुल सेंटर में स्थित है। तो यहाँ पर क्या है, दक्षिण ध्रुव स्थित है, दक्षिण ध्रुव केंद्र में। ठीक है ना, सेंटर में स्थित है। ये बात हमने लिख दी। इसके बाद यहाँ पर भारत के 3 अनुसंधान केंद्र है। अंटार्कटिका में भारत के 3 भारतीय अनुसंधान केंद्र,
ठीक है, 3 भारतीय अनुसंधान केंद्र जो मैंने बताए थे आपको, ऊपर की तरफ था सबसे पहले तो हम सबसे पहले से ही लिखते हैं दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री नाम से पहला था, जिसे पूर्णतः नष्ट हो चुका है, ये पूर्णतः नष्ट, ठीक है ना, पूर्णतः नष्ट हो चुका है। और दूसरे पे आता है मैत्री, मैत्री मैंने आपको बताया ही था हेडिंग डाल के, उस डायग्राम में वापस एक बार बता दूंगा। और तीसरा है भारती, जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहा था, और लार्सन, लार्मन, लार्मन, लार्मन हिल्स, लार्मन हिल्स भी कहा था, या फिर लार्मन हिल्स पर स्थित है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर अंटार्कटिका के बारे में पढ़ा। इसके बाद में कुछ और चीजें पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर एक सबसे ठंडा एरिया भी है, वो सारी चीजें तो अब चली गई, कोई दिक्कत नहीं। एक सबसे ठंडा एरिया भी है जो यहाँ पर पॉइंटली किया हुआ होगा मेरे हिसाब से, हाँ ये रहा, देखिए ये जो एरिया है रशिया का, ये जो वॉरस्टॉक, वॉरस्टॉक रूस का सबसे ठंडा ये जो है, ये अंटार्कटिका का सबसे ठंडा एरिया है। ये एरिया जो है ये सबसे ठंडा एरिया है। क्या नाम है इसका? वॉर स्टॉक, वो स्टॉक, वो स्टॉक जो है ये रशिया का एरिया बनता है, रशिया का एरिया है जो वॉर स्टॉक, ये सबसे ठंडा एरिया यहाँ पर स्थित है। अगर यहाँ पर हम कुछ वनस्पति की बात करें तो लाइमेन, लाइकेन, लाइकेन तथा फर्न, दो तरह की यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति के बारे में हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, ठीक है ना, लाइकेन, बायो वनस्पति लिख देता हूँ, यहाँ पर कुछ ज़्यादा पाया नहीं जाता है, तो वनस्पति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर लाइमन, लाइकेन नाम से एक वनस्पति पाई जाती है, लाइकेन तथा फर्न, लाइकेन तथा फर्न नाम की दो तरह की वनस्पति पाई जाती है। लाइकेन जो होती है, लाइकेन जो होती है वो शैवाल या कवक के सहजीवी जीवन व्यक्त करती है। मतलब लाइकेन एज लाइक एज शैवाल, कवक, शैवाल और कवक के बारे में पढ़ा होगा। यह सहजीवी हैं, सहजीवी व्यतीत करती है, मतलब उन्हीं की तरह जीवन व्यतीत करती है। एज लाइक कह सकते हैं शैवाल, शैवाल या कवक, ठीक है ना, कवक या शैवाल की तरह ही जीवन व्यापन करती है। लाइकेन से लिटमस पत्र बनाया जाता है, ये सबसे आईएमपी चीज है। लाइकेन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, लाइकेन से क्या बना सकते हैं, लाइकेन से यूज करके आप बना सकते हैं लिटमस, लिटमस बनाया जाता है, ठीक है ना, ये बहुत काम में आता है। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक भी है, ठीक है ना, लाइकेन जो है वो क्या है, लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक भी है, ठीक है, वायु प्रदूषण का सूचक। ये हमने यहां तक पढ़ा। अंतिम बात तक चल के मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा इस लेक्चर को यहाँ पर, क्योंकि अंटार्कटिका जो है बहुत ही छोटा है, अंटार्कटिका जो है वो बहुत ही छोटा है। यहाँ पर इसकी ये सारी चीज़ें हमने एक बार रिवाइज करेंगे ना काफ़ी से अच्छी तरीके से, तो सारी चीज़ें आपको वापस आ जाएगी। हमने पहले पढ़ा था कि पृथ्वी का विभाजन कैसे हुआ, अब अंटार्कटिका के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ निर्जीवन है, सबसे पहली चीज़ निर्जीवन है, वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया था, निर्जीवन है। 98% यहाँ पर, 98% भाग पर यहाँ पर क्या है, हिमनांग छिदन है। कहने का मतलब श्वेत महाद्वीप है, बर्फ से ढका हुआ है। कैप्टन जेम्स कुक जो है वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी क्या की थी, खोज की थी। मुख्य भूमि पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति जो थे फेलियन, जो हम अगर मैं विलियम्स शॉनसेन बोलूं तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, विलियम शॉनसेन 1820 के अंदर आए थे। उसके बाद में सेकंड जो थे कैप्टन जॉन डेविस, कैप्टन जॉन डेविस जो थे वो सेकंड पर्सन थे जिन्होंने भूमि पर कदम रखा था। तो ईसा 1821, जस्ट एज लाइक पास में ही है, ठीक है ना। उसके बाद में हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि यहाँ पर ये सारी चीजें थी। भारत के दो व्यक्ति थे, पहले का नाम आपको याद रखना है रामचरण दास, लेफ्टिनेंट रामचरण दास जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, कदम रखा था, ठीक है ना, भारतीय रामचरण दास, ठीक है, रामचरण दास था। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति जो थे एंडरसन, पहले व्यक्ति जो थे एंडरसन थे, ठीक है ना, विश्व के पहले व्यक्ति थे एंडरसन। साउथ दक्षिण बिंदु पर
ध्रुव पर, ठीक है ना। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे जो, तो कौन थे, दक्षिण बिंदु पर पहले पहुंचे एडम एंडरसन, एंडरसन जो थे वो थे। और भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जो दक्षिण ध्रुव पर गए थे, फर्स्ट पर्सन, तो उनका नाम आपको सिरोइया, गिरिराज सिरोइया, डॉक्टर गिरिराज सिरोइया, डॉक्टर गिरिराज सिरोई जो थे वो हमारे पहले व्यक्ति थे। उसके बाद में हम इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर पर आए थे। तो सबसे पहले पामर प्रायद्वीप बर्फ से मुक्त प्रायद्वीप है। और उसके बाद में हम ट्रांस अंटार्कटिक जो रेंज है, माउंटेन रेंज है, उसके बारे में पढ़ा था, जिसे क्वीन मॉड पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। उसके अंदर सबसे ऊंची चोटी जो थी वो वीनस मैसिफ जो थी वो मैं अभी आपको आगे बता ही रहा हूँ। इसके अंदर दो सागर है, वेल्डन और नीचे रॉस सागर, वेल्डन और रॉस सागर, दो सागर हैं। और यहाँ पर ये जो है गोंडवाना लैंड का 5वां महाद्वीप है। पामर महाद्वीप यहाँ पर स्थित है जो बर्फ से मुक्त है। उत्तर दक्षिण में स्थित वेल्डन सागर है और दक्षिणी पश्चिम में स्थित रॉस सागर है। यूनेस्को ने रॉस सागर के अंदर मरीन बायोस्फीयर के रिजर्व के लिए भी कुछ एरिया ऐसा निकला है जहाँ पर ये संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। ट्रांस अंटार्कटिक रेंज है, उसकी सबसे ऊंची चोटी वीनस मैसिफ जो है वो है। ये हमने यहाँ पर पढ़ा। भारत के 3 यहाँ पर सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं, जिसके अंदर पहला दक्षिण गंगोत्री अब समाप्त हो चुका है, दूसरा मेत्री और तीसरा लाइमन हिल्स जिसे इंदिरा चोटी या भारती कहा गया है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद में एक पढ़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है इरेबस नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी भी यहाँ पर स्थित है। यहाँ तक की बात हमने आपको कंप्लीटली कर ली थी और हमने यहाँ तक आपको सारी चीजें बता दी थी। और एक वॉर स्ट्रोक नाम का जो एरिया है वो सबसे ठंडा एरिया है और वो रूस का है। ओके, देन हम अब आगे चलते हैं। यहाँ तक की बातें आई होप आपको समझ में आई होगी। अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कर ली थी। अब हम कुछ उसके बारे में पढ़ते हैं, ताकि हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ तक कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। तो सबसे पहली तो पेंगुइन आपने सुना होगा, पेंगुइन के बारे में काफ़ी सुना होगा। पेंगुइन ऐसी है जो ठंडे वाले इलाकों में रहते हैं, कुछ इस तरीके का दिखते हैं। तो पेंगुइन सबसे पहले नाम आएगा जीव जंतुओं में। यहाँ पर लिख देता हूँ जीव जंतु, ठीक है। पेंगुइन बता ही दिया मैंने। पेंगुइन के बाद आता है सील एक ऐसी जाति है, ये सील इस तरह की होती है, सील मछली के टाइप की होती है, ठीक है ना। सील होती है। ये कुछ समुद्री पक्षी जो होते हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं, समुद्री पक्षी पाए जाते हैं। और एक क्रील, ये एक मछली पाई जाती है एक प्रकार की क्रील मछली अंटार्कटिका में क्रील मछली, ये जो है मछली फिश, ठीक है। क्रील फिश जो है ये पाई जाती है, कुछ इस तरीके की दिखती है, क्रील फिश होती है। और साथ में एक वॉलरस नाम का भी एक एनिमल्स पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें कंप्लीटली कर ली है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थोड़ा लेंदी भी हो गया, लंबा भी हो गया। आई होप आगे वाले वीडियोस में मैं इसको और कम करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।